चलिए, तो ये पहला चैप्टर हम लोगों का ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में ड्यूअल नेचर कैसे शो होता है, कब शो होता है, ये सारी बातें अपने को समझनी है। ड्यूअल नेचर का मीनिंग क्या है? ड्यूअल नेचर का मीनिंग होता है पार्टिकल नेचर प्लस वेव नेचर। कोई भी पार्टिकल है तो पार्टिकल तो है ही, पार्टिकल नेचर तो शो कर ही रहा है, लेकिन वो वेव नेचर भी शो करता है अंडर सुटेबल कंडीशन। क्लियर है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर शो वेव नेचर अंडर suitable condition। अगर सुटेबल कंडीशन में जाए तो क्या होता है, यहां पर जो पार्टिकल हैं वो वेव नेचर भी शो करते हैं। नॉर्मली नहीं, कोई भी पार्टिकल है नॉर्मली नहीं शो करेगा, नहीं समझ रहे? नॉर्मली वो वेव नेचर शो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है और इसका मास 1 ग्राम है और ये चला जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से। मान लीजिए कितने मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इसके पास मोमेंटम है। मोमेंटम कितना हो गया? मोमेंटम इसके पास हो गया मास इनटू वेलोसिटी। मास हो गया 1 ग्राम और वेलोसिटी कितनी हो गई 100। ये टोटल कितना मिल गया 10 टू दी पावर -1 केजी मीटर पर सेकेंड। क्या निकल आया? ये मोमेंटम आ गया। और डी ब्रोगली ने कहा था कि लैम्डा जो होता है वो h/p होता है। अब इसको लगा दें यहां पर, तो लैम्डा इक्वल टू आएगा h/p। h कितना हो गया 6.6 10 टू दी पावर -34 और 10 टू दी पावर -1। इसको सॉल्व कर लो तो 10 टू दी पावर -33 मीटर इतनी वेवलेंथ आएगी कि नहीं? समझ रहे हो? मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल पार्टिकल। अगर कोई नॉर्मल पार्टिकल है तो नॉर्मल पार्टिकल के लिए मास 1 ग्राम ले लिया मैंने और वेलोसिटी कितनी ले ली 100 मीटर पर सेकेंड। अब आप बताइए इतनी कम वेवलेंथ आ रही है, कौन मेजर करेगा? नहीं करेगा ना, तो कंडीशन सूटेबल नहीं है। समझ रहे हो ना? सूटेबल कंडीशन की बात हो तो जो पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं या छोटे पार्टिकल होते हैं और वेरी हाई स्पीड से चल रहे होते हैं, उनकी जो वेलोसिटी है, हाई जब वेलोसिटी होती है तो उस केस में उनकी जो वेवलेंथ आती है वो मेजरेबल होती है। उसको हम मेजर कर सकते हैं। उसको जब हम मेजर करेंगे तो हमारा वो वेव कैरेक्टर शो होगा। बड़े पार्टिकल में नहीं, नॉर्मल पार्टिकल्स में मत लगाइएगा। इसलिए मैंने पहले लिख दिया है अंडर सूटेबल कंडीशंस। सारे पार्टिकल नहीं शो करेंगे वेव नेचर, या करेंगे तो हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि देख रहे हैं कितनी कम वेवलेंथ आ रही है। अगर मैं कहूं कि वेव नेचर है तो गलत नहीं, लेकिन चलो बताओ तो क्या मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन वही देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो अगर मैं बात करूं किसी इलेक्ट्रॉन की, है ना, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ये कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए 2 × 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी है? अब ये देखो, इसके लिए लगाया जाए तो मोमेंटम कितना मिला मास इनटू वेलोसिटी। मास आप जानते हो 9.1 10 टू दी पावर -31 और ये आ गया देखो 2 × 10 टू दी पावर 6, तो ये आ गया 18.2 और 10 टू दी पावर माइनस कितना होगा 25 केजी मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम आ गया। अब लगा दो लैम्डा इक्वल टू h/p, तो h कितना हो गया 6.6 10 टू दी पावर -34 अपॉन 18.2 और 10 टू दी पावर -25। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग में आएगा 10 टू दी पावर कितना -9 मीटर। अब तो आप समझ गए, नैनोमीटर में आ जाएगा ना। ये जो वेवलेंथ आएगी ये कितने मीटर के ऑर्डर की होगी? नैनोमीटर। पहले जो वेवलेंथ थी वो 10 टू दी पावर कितने की आ रही थी बताइए? -33 मीटर की आ रही थी। अब बताओ इसको मेजर करना मुश्किल है और
इसको मेजर करना आसान है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेवलेंथ हमारी है ये मेजर हो सकती है। तो जो छोटे पार्टिकल हैं उनमें हम ड्यूअल नेचर स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये पहली बात होगी। इलेक्ट्रॉन में इसलिए बार-बार बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बीम जब मूव करती है तो वहां पर उसका ड्यूअल नेचर आप शो कर सकते हैं। तो कोई भी मैटर हो, मैटर का पार्टिकल हो, अगर सूटेबल कंडीशन है तो वहां पर वो वेव कैरेक्टर शो कर सकता है। इट कैन शो वेव कैरेक्टर। तो ये ड्यूअल नेचर का बेसिक होता है। क्लियर? तो मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल पर क्या होता है, केवल पार्टिकल नेचर प्रोमिनेंट होता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब बात करेंगे तो वहां पर ड्यूअल नेचर आपको दिखेगा। एक बात बोली मैंने मैक्रोस्कोपिक और एक बोली माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर, और माइक्रोस्कोपिक नेचर पर जाकर के बात करेंगे तो वेव नेचर भी वहां पर शो होता है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? अब उसके बाद आइए नेक्स्ट, अगला हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है भाई? हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जब हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल की, खासकर इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम आप एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते एक साथ। समझ रहे हैं क्या है? इट इज impossible to find the position and momentum of electrons simultaneously। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स साइमल्टेनियसली। अब लिखा जरूर हमने इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है, लेकिन इसमें आप सम अदर पार्टिकल्स भी लगा सकते हैं। आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स में और भी लगा सकते हैं। तो यहां पर एक साथ दोनों नहीं निकाल सकते। डेल्टा एक्स डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट है वो h/4 पाई होता है। क्लियर? डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी का, ये h/4 पाई होता है, दैट इज इक्वल टू h/4। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब अगर ये तुम कम करोगे तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर पी को कम करोगे डेल्टा पी को तो ये बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये होता है कि अगर सब एटॉमिक पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप उसकी अगर पोजीशन पता करने लगोगे तो मोमेंटम बहुत ज्यादा वेरी करेगा, और मोमेंटम पता करने लगोगे तो क्या होगा, पोजीशन बदलने लगेगी। तो यहीं से तो ड्यूअल नेचर का कॉन्सेप्ट आया। ये जो वेव नेचर होता है पार्टिकल के पास, वो यहीं से तो कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि अनसर्टेनिटी मींस वेव कैरेक्टर, बोलो सर्टेनिटी मींस पार्टिकल कैरेक्टर। अगर कोई पार्टिकल है जा रहा है, जैसे ये मार्कर है ये जा रहा है, तो हमको पता है ये इसकी साइज है, ये इतनी साइज का है, ये ऐसे जा रहा है, ये इसका रास्ता है, इतना इसका मोमेंटम है। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल नेचर हमको प्रोमिनेंटली यूज हो रहा है, दिख रहा है। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम अनसर्टेनिटी की, मतलब क्या हुआ, हम उसकी अगर पोजीशन पता करेंगे तो मोमेंटम नहीं पता कर पाएंगे, और मोमेंटम पता करेंगे तो पोजीशन नहीं पता कर पाएंगे। मतलब ये तो ड्युअलिटी आ गई ना, अनसर्टेनिटी आ गई ना। तो अनसर्टेनिटी इज द मेन रीजन बिहाइंड द ड्युअलिटी। अनसर्टेनिटी जो होता है वो मेन रीजन होता है बिहाइंड द ड्युअलिटी। क्यों भाई? अनसर्टेनिटी
is the reason behind duality। क्लियर हो रहा है? ड्यूअलिटी के पीछे जो रीजन है वो कौन है? उसके पीछे का जो रीजन है वो आपका अनसर्टेनिटी। क्लियर हो रहा है? तो हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस क्या है, इन्होंने अनसर्टेनिटी के बारे में बताया, और अनसर्टेनिटी से हमको पता चला कि ये पार्टिकल है जरूर, लेकिन इसके अंदर वेव कैरेक्टर है, क्योंकि अनसर्टेनिटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। वेव में वेरिएशन होते हैं, वेव में वेरिएशन होते हैं, पार्टिकल में वेरिएशन नहीं होता। तो अनसर्टेनिटी इज द बेसिस ऑफ ड्यूअलिटी। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये कहलाता है हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो ड्यूअल कैरेक्टर है वो स्टडी किया था सबसे पहले डेविसन और जर्मर। किसने स्टडी किया था? डेविसन और जर्मर। क्लियर है कि नहीं? तो डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट भी देख लिया जाए। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये क्या किया था इन्होंने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी किया था। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? स्टडी किया था। किसने? डेविसन और जर्मर। कैसे स्टडी किया था? इसकी बड़ी रोचक कहानी है। कहानी क्या है कि निकल की क्रिस्टल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कैथोड रेज को फॉल करा रहे थे। कैथोड रेज मतलब एनर्जेटिक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फॉल करा रहे थे, और उस इलेक्ट्रॉन बीम को फॉल कराने के बाद ये एक्सरे का एमिशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? एक्सरे का एमिशन होगा। ऐसा होता है, कैथोड रेज जब किसी मेटल के ऊपर फॉल करती है और एनर्जी उसकी वर्क फंक्शन से कम होती है तो वहां एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर एक्सरे की बजाय उनको इलेक्ट्रॉन की बीम ही बाहर मिल गई, और वो जो इलेक्ट्रॉन की बीम थी उसका जब उन्होंने पैटर्न स्टडी किया तो बिल्कुल डिफ्रैक्शन पैटर्न से मैच कर रहा था। किससे मैच कर रहा था? वो डिफ्रैक्शन पैटर्न से मैच कर रहा था। तो इनको ये समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। जब और अच्छे से उन्होंने देखा, जब चीजों को जब स्टडी किया तो पता चला ये तो मैक्सिमा था, फिर मैक्सिमा के बाद मिनिमा, फिर अगला मैक्सिमा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन होने लगा, और डिफ्रैक्शन का मतलब वेव नेचर आ गया। डिफ्रैक्शन का मतलब कौन सा नेचर आ गया? बोलो, वेव नेचर। किया कैसे था इन्होंने किया ये था कि एक सेटअप था, इलेक्ट्रॉन गन थी, और इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही थी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन। ये इलेक्ट्रॉन की बीम आई, और आगे क्या था, इन्होंने एक मेटल की, निकल की यहां पर प्लेट रखी हुई थी। क्लियर है कि ये निकल की एक प्लेट रखी हुई थी, ये इलेक्ट्रॉन बीम इस पर फॉल हुई। डिफ्रैक्शन के बाद ये जो बीम है ये एक डिटेक्टर के ऊपर जाकर के फॉल हो रही। ये एक मूवेबल डिटेक्टर है, ये एक मूवेबल डिटेक्टर है। समझ रहे? ये देख, ये इधर और इधर दोनों तरफ जा सकता है। ये देख, ये थीटा एंगल है। समझ रहे? ये डिटेक्टर क्या है? ये सर्कुलर स्केल में आगे पीछे जा सकता है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन बीम आई, इलेक्ट्रॉन गन से। इलेक्ट्रॉन गन में फिलामेंट होता है और एनोड होता है, वो बनाने की आवश्यकता नहीं। तो इलेक्ट्रॉन गन से यहां पर आया, मेटल की प्लेट निकल से जो थी बनी हुई, इस पर आकर के फॉल हुआ और डिफ्रैक्शन हुआ। और डिफ्रैक्शन होने के बाद ये डिटेक्टर है, ये मूव कर रहा है इसके ऊपर, स्केल के ऊपर। क्लियर है? एंगल यहां से मेजर हो गया। ये क्या मेजर हो गया बताओ? एंगल यहां से मेजर हो गया। और जब एंगल मेजर हुआ तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि ये जो पहला मैक्सिमा अपने को मिल रहा था, ये मैक्सिमा कैसे मिल रहा था? ये मैक्सिमा ऐसे मिल रहा था। ये जो मैक्सिमा था ये आपको 50 डिग्री एंगल पे मिल रहा है। कितने डिग्री एंगल पे मिल रहा था बताइए? ये आपको 50 डिग्री एंगल पर मिल रहा था। द एंगल वाज, इधर से एंगल लेंगे ऊपर से। क्लियर है कि ये एंगल आपका कितना है? उधर की तरफ बढ़ रहा है ना पैटर्न, उधर से एंगल लेंगे,
ये 50 डिग्री का एंगल है, ये पहला मैक्सिमा है, फिर अगला ऐसे करके। क्लियर है कि नहीं? और ये कब मिला है? जब इलेक्ट्रॉन गन का पोटेंशियल डिफरेंस 54 वोल्ट है। कितने वोल्ट है बताओ? 54 वोल्ट है। क्लियर? तो ये जो है कब मिला है? 54 वोल्ट पर मिला है पहला मैक्सिमा। क्लियर? अच्छा, जैसे मान लीजिए लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए लगाओगे तो एच अपॉन पी, ये होता है 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, और काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या होगा? ईवी इनटू एम। अब ये उठा करके रख दो। क्लियर है कि नहीं? ये उठा करके इसमें रख दो। समझ में आ रहा है? ये जैसे ही उठा करके इसमें रखेंगे आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। और ये वेवलेंथ कितनी मिल रही है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वेवलेंथ आपको मिल रही है दैट इज 1.67 0.167 और माइक्रोमीटर। इतनी वेवलेंथ आपको यहां से, नैनोमीटर सॉरी, इतनी वेवलेंथ यहां से मिल रही है। क्लियर? ये फॉर्म फिर से समझ लीजिए। कितने डिग्री पर आपको मैक्सिमा मिला? ये मैक्सिमा मिला 50 डिग्री। कितने पोटेंशियल डिफरेंस? 54। क्लियर है? अच्छा, डिफ्रैक्शन का अगर फॉर्मूला देखें तो डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले में 2d sin थीटा n लैम्डा के बराबर होता है। आप यहां पर n रख दो, 1 पहले मिनिमा की बात हो रही, रख करके यहां से वेवलेंथ निकाल सकते हो। दोनों वेवलेंथ लगभग एक जैसी आ रही है। एक आ रही है 0.16 नैनोमीटर, दूसरी भी इसके करीब ही आ रही है, ठीक है ना? और वो वेवलेंथ आ रही है 0.165। वो कितनी आ रही है? 0.165 नैनोमीटर आ रही है। तो दोनों वेवलेंथ जो है डिफ्रैक्शन के थ्रू जो निकली और जो आपकी डी ब्रॉगली रिलेशन से निकली, दोनों का रिजल्ट सेम है। इसका मतलब ये हो वही रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्रैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन बीम का। यहां पर ड्यूअल नेचर की बात हो गई। क्लियर हो रहा है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन बीम आई उसका डिफ्रैक्शन हुआ, डिटेक्टर था, सर्कुलर स्केल पे मूव कर रहा था, और किस एंगल पर आपको दिखा? 50 डिग्री पर। और कितने वोल्ट पर बताइए? 54 वोल्ट। इन्होंने एक्चुअली 44 से लेकर के और 68 इतने वोल्ट तक स्टडी किया है। 44 से 68 वोल्ट के बीच में इन्होंने स्टडी किया था, और पहला मैक्सिमा इनको कहां मिला था? 54 वोल्ट पर मिला था। तो ये ड्यूअल नेचर किसका निकला है? रेडिएशन का और मैटर का। रेडिएशन का तो खैर हमें पता ही है कि फोटोन तो ड्यूअल नेचर करता ही है। लाइट के पास तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों प्रोसेस होती हैं, ये तो हमको पता ही है। लेकिन पार्टिकल भी डिफ्रैक्शन कर सकता है, ये हमको पहली बार पता चला। और ये प्रूफ किसने किया? डेविसन और जर्मर। क्लियर हो रहा है? तो ये एक रिवीजन हो गया हमारा। डायरेक्टली जो एग्जाम्स होने जा रहे हैं लेटेस्ट, उनके लिए रिवीजन हो गया इसका, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये ड्यूअल नेचर। ओके, थैंक यू।